हिमंता बिस्वा शर्मा की इस नीति को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो सीधा मियाँ जी कह कहकर संबोधित कर रहे हैं, घुसपैठ के खिलाफ वो सीधा बोलते हैं। उनका एक बयान है मेरे ख्याल से इसी साल जुलाई का उनका बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुल हो जाएगा। तो उनकी बात को क्यों ना समझा जाए, क्यों ना सुना जाए? नहीं, हेमंता जी जो कुछ कह रहे हैं वो फैक्ट कह रहे हैं। हेमंता जी मुख्यमंत्री हैं और उनके पास सारे आंकड़े हैं। यही बात पहले मैं कहता था तो लोग कहते थे दिल्ली में बैठे बैठे इनके पास सारे आंकड़े कहाँ से आ गए। और मुझे खुशी है कि जो बात मैं कह रहा था उसी बात को हेमंता जी वहाँ पे कह रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं, बाकायदा टेबल पे कह रहे हैं, फ्लोर पे कह रहे हैं। कल उन्होंने भी फिर से ये कहा है कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ हिंदू घट रहे हैं और जो हिंदू बहुल एरिया है वहाँ पे भी हिंदू घट रहे हैं, वहाँ भी मुस्लिम बढ़ रहे हैं। ये कल उन्होंने फ्लोर पे बोला, विधानसभा के फ्लोर बोला। देखिए, घुसपैठ भारत की सबसे बड़ी समस्या है। वो जो मियाँ जी कहते हैं वो भारत के मुसलमानों को, असम के मुसलमानों के लिए नहीं कहते, वो जो वहां से बांग्लादेशी आए उनके लिए कहते हैं। जो घुसपैठी है उनको मियाँ जी कहते हैं। वो ये वहाँ के लोकल लैंग्वेज है। वहाँ के सभी असमिया लोग हैं वो जो घुसपैठियों को मियाँ जी बोलते हैं। और देखिए, प्रोपेगेंडा ऐसा है कि इस तरफ फैलाया जा रहा है कि वो भारत के, असम के मुसलमानों के लिए इस तरीके का शब्द, वहां जो लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे हम लोग यहाँ किसी किसी को पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, मुंशी जी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना इधर। तो वहां असम में लोकल में वहां के लोकल लोग जो विदेशी आए हुए हैं बांग्लादेशी, उनको मियाँ जी बोलते हैं। और इसलिए मियाँ जी बोलते हैं क्योंकि जो विदेशी आए वो सारे मियाँ हैं, तो इसलिए उनको मियाँ जी बोलते हैं। यहाँ असम वालों को नहीं बोलते। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था, उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो उनकी संख्या 2024 आ चुका है तो और ज्यादा बढ़ चुकी है। घुसपैठ रोकने के लिए आपको सबसे पहले या तो बड़ी बड़ी बाउंड्री बना दो, पूरे बांग्लादेश की बाउंड्री, कम से कम 10 फीट ऊंची बाउंड्री बनाओ। वो इतने जल्दी तो होगा नहीं, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ा बॉर्डर का अपना एरिया है वो बांग्लादेश का ही है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा और बांग्लादेश का, 4000 किलोमीटर का। जब तक वो बाउंड्री नहीं बन रही है, मैं हेमंता जी से रिक्वेस्ट करता हूं और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप तत्काल घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करिए और घुसपैठियों को 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बनाइए। और पूरे बॉर्डर पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आप बाकायदा वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दीजिए कि भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे ही ये होर्डिंग लगेगा जगह जगह, पूरा आप 1 किलोमीटर पे लगवाते चले जाइए, घुसपैठी आने बंद हो जाएंगे। आने भी बंद हो जाएंगे। और पूरे असम में इसको लगवा दीजिए, हर 1 किलोमीटर पे एक होर्डिंग लगवाइए, घुसपैठ गंभीर अपराध है, पकड़ने जाने पे घुसपैठी और उनके मददगारों को 10 से 20 साल सजा होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एक बार पहले एनआरसी हुई थी, असम में फेल हो गई थी। अब एनआरसी फिर से नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे पहले कठोर कानून बनाना चाहिए। घुसपैठ देशद्रोह है, घुसपैठ वेजिंग वॉर है, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। लेकिन पुलिस न तो घुसपैठियों पे एनएसए लगा रही है, न घुसपैठियों पे यूएपीए लगा रही है, न घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगा रही है, न घुसपैठियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा रही है, न घुसपैठियों पे देशद्रोह लगा रही है। इसलिए मैं हेमंता जी से रिक्वेस्ट करता हूं, तत्काल आप अपने सारे पुलिस को बोलिए कि घुसपैठियों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू करें। पूरे असम में आप होर्डिंग लगवाइए, क्योंकि 40% हो चुके हैं। जिस दिन ये 50 हो जाएंगे, उस दिन असम में वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए अभी भी मौका है। असम में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। ये जो घुसपैठी हैं, ये 20-20 बच्चा पैदा करते हैं, 15-15 बच्चे पैदा करते हैं अभी भी। असम के लोग नहीं कर सकते इतने बच्चे। अब या तो एक तरीका, भाई असम वालों को कहो कि 10-10, 20-20 बच्चा करो, कौन करेगा? मैं तो आपके स्टूडियो में सबको बोलता हूं, भाई करो, कोई नहीं तैयार होगा करने के लिए, और करना भी नहीं चाहिए। क्या जरूरत है? हमारे पास जमीन 2% है, पानी हमारे पास मात्र 4% है, दुनिया का जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% पहले हो चुकी है। तो असम में कठोर घुसपैठ नियंत्रण कानून की जरूरत है। असम में कठोर धर्मांतरण नियंत्रण कानून की जरूरत है। असम में कठोर अवैध निर्माण विरोधी कानून की जरूरत है। ये जो घुसपैठिए आए हैं, असम में बहुत नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, उन नदियों के किनारे बसते चले जा रहे हैं। असम में बहुत सारे जंगल हैं, जंगलों में बसते चले जा रहे हैं।
असम में पब्लिक प्लेस काफ़ी है एक्चुअली, एरिया जनसंख्या उस रेशियो में कम है। जैसे यूपी की जनसंख्या हमारी 22 करोड़ हो चुकी है, असम की जनसंख्या 6 करोड़ के आसपास, जनसंख्या वहाँ कम है, एरिया वहाँ ज़्यादा है, तो खाली मैदान खूब है, पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, नदियों का जो किनारे वाला है, सब वो बसते चले जा रहे हैं। क्यों बसते चले जा रहे हैं? क्योंकि अवैध निर्माण करना हमारे यहाँ देश में गंभीर अपराध नहीं है। और असम में जो सबसे बड़ा खेल हो रहा है, ये घुसपैठी अब हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। ये बड़े पैमाने पे जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक ये घुसपैठिए अपने असली नाम से आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस सब बनवाते थे। मैं एक नया खतरा बता रहा हूं असम के लिए जो अब शुरू होने वाला है। जब से वहां पे बीजेपी की सरकार आई है असम में, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी थे, अभी हेमंता जी हैं, तब से ये घुसपैठिए बहुत प्लान्ड वे में हिंदू नाम से आधार बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से राशन कार्ड बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से वोटर आईडी बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट हिंदू नाम से। अपने बच्चों का उन्होंने हिंदू नाम से स्कूल में एडमिशन भी करा दिया है। और इनकी जो प्लानिंग है, अगले 2 से 3 साल के बाद ये असम में सामूहिक रूप से धर्मांतरण दिखाएंगे। भैया हम तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। एक्चुअली है वो सारे मियाँ, सारे बांग्लादेशी मियाँ, लेकिन वो ये दिखाएंगे कि अब हम तो जो है सनातन धर्म बहुत घटिया है, इसमें तो छुआछूत है, इसमें जातिवाद है, इसमें ये है, ऐसा ड्रामा करके और इस्लाम कबूल करेंगे। एक्चुअल में पहले से ही वो बांग्लादेशी हैं, सारे मुस्लिम से हो। एक बहुत बड़ा असम के लिए खतरा ये भी आने वाला है। इसलिए इसको रोकने का तरीका यही है, सरकार इसको देशद्रोह घोषित करे। असम में जो ये आधार बनाने वाले 2-2 हज़ार रुपये का आधार लेके बना रहे हैं, राशन कार्ड वाले 2 हज़ार रुपये में राशन कार्ड बना दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में 3 हज़ार में ड्राइविंग लाइसेंस बन जा रहा है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट 2 हज़ार रुपये में नगर निगम बना के दे देता है, आपका जो है तहसील से लेखपाल कानून गो मिला के सारे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। वहाँ के घुसपैठियों के पास 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट है। और जो सबसे बड़ा वहाँ एक पाप हुआ था 1985 में, वो किया था राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया, और 6 से जोड़ के उन्होंने एक झटके में ही असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को वहां का नागरिक बना दिया। वो धारा आज भी चल रही है। उस धारा को भी खत्म करने के बारे में चिंतन सोचना पड़ेगा। अगर वो धारा खत्म नहीं होगी तो जितने घुसपैठियों को पकड़ेंगे ये बोलेंगे हम तो जी 71 में आ गए थे, वो भले आज आ रहे हैं लेकिन बोले हम 71 में आ गए थे। तो एक बहुत बड़ा खतरा है। सर, इसी के साथ एक और खतरा है। खतरा मेवात से सामने आया, जहां पर अलकायदा का कैंप चल रहा था और उसको एक पढ़ा लिखा डॉक्टर चला रहा था। तो मतलब ये कहते हैं कि, ये मैंने कहीं पर सुना है कि अगर पढ़ा लिखा कोई आतंकवादी हो या पढ़ा लिखा कोई देशद्रोही हो तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो अगर एक डॉक्टर अलकायदा का कैंप चला रहा है तो कितने नशीले जहर दे दिए होंगे उसने पेशेंट्स को। देखिए, अभी तक भारत में जितने बड़े पकड़े गए, चाहे अफजल गुरु पकड़ा गया, गिलानी पकड़ा गया, वो मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो पकड़ा गया था, ये सब पढ़े लिखे थे। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई वकील, जो इनकी मदद करने वाले हैं उसमें कई सारे वकील भी पकड़े गए। इसलिए मैं कहता हूं, एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी मदरसा भारत में रहेगा तो भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। अब भारत का संविधान इसकी इजाजत भी नहीं देता। पता नहीं लोग संविधान को पढ़ कैसे रहे। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है, 21 है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का एक फैसला है, उसका केस का नाम है केस एम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कम से कम 8वीं तक समान शिक्षा लागू कर देना चाहिए। 8वीं तक देश के सभी बच्चों की एक किताब होनी चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या दलित। तो सरकार को सबसे पहले ये जो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मदरसा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सबको खत्म करके, जैसे भारत में 1 नेशन 1 रेलवे बोर्ड है ना, ऐसे 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाना चाहिए। जैसे केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में है, नवोदय स्कूल पूरे देश में है, केंद्रीय विद्यालय की किताब एक होती है पूरे देश में, सब एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं। अब मेरठ वाला हो, बंगाल वाला हो, बिहार वाला, गुजरात वाला, उसी पैटर्न पे पूरे देश में कॉमन सिलेबस लागू करना चाहिए, कॉमन करिकुलम। मदरसों में नफरत सिखाई जा रही है। जो किताब पाकिस्तान के मदरसे में चल रही है वही किताब आपके उत्तर प्रदेश के मदरसे में चल रही है, वही आपके बिहार के मदरसे में चल रही है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि मदरसे में हम लोग दीन पढ़ रहे हैं, ईमान पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता दीन पढ़ रहे हैं कि ईमान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आप गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, ऐसे आतंकवादी संगठन जिनको दुनिया ने बैन किया अलग अलग देशों ने, उसमें 60 आतंकवादी संगठनों का नाम आएगा। आतंकवादी संगठनों के नाम से आपको पता चल जाएगा कि मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, सारे के सारे आतंकवादी
मदरसे से क्यों निकल रहे हैं? सारे के सारे आतंकवादी मदरसों से क्यों पढ़े हुए हैं? एक और भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान कहता है कि आप प्रेम सिखाइए, नफरत नहीं सिखा सकते। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? अगर मदरसों में वास्तव में सब कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो मदरसे की किताब मार्केट में क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल। आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, जितने भी भारत में बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आप किसी भी दुकान में चले जाओ मार्केट में, आपको किताब मिल जाएगी। गुरुकुल की किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है? वेद, पुराण, गीता, रामायण, आप मार्केट में जाओ खरीद लो। मदरसे में ऐसी क्या पढ़ा रहे कि उसको किताब कहीं मार्केट में नहीं मिलती। और दूसरा, राइट टू एजुकेशन बना जब 2009 में, तो 14 साल तक के सभी बच्चों का जो स्कूल था वो राइट टू एजुकेशन के दायरे में आ गया। यानी चाहे गुरुकुल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कॉन्वेंट हो, जो भी स्कूल होगा वो उसके ऊपर राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होगा। फिर ये देवबंद और पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या समस्या थी कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला और 2012 में कांग्रेस ने उसमें अमेंडमेंट करके राइट टू एजुकेशन में उसमें 2 धाराएं जोड़ दी और मदरसों को बाहर निकाल दिया। अगर मदरसे में कुछ ऐसी खतरनाक चीज नहीं पढ़ा रहे तो मदरसों में शिक्षा अधिकारियों को आने देते, मदरसों किताब मार्केट में बेचने देते। मदरसे में कौन पढ़ा रहा है ये सबको पता होना चाहिए। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, चूंकि मदरसा राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से बाहर हो गया तो मदरसों में ना तो टीटी करना जरूरी है, जैसे बाहर आपको टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट बोलते हैं उसको, टेट पास करना जरूरी है। मदरसा टीचर बनने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है सरकारी अधिकारियों को नहीं पता। मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है सरकारी अधिकारियों को नहीं पता। मदरसे में पढ़ाने वाला कौन है, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं पता। उसका क्या कैरेक्टर है, कुछ नहीं पता। वो अलगाववादी है कि आतंकवादी है कि वास्तव में ठीक आदमी है, कुछ नहीं पता। क्या मदरसे में सर्वधर्म संभाव, मैं तो पूछ रहा हूं कि जो लोग मदरसे के समर्थक हैं, क्या मदरसे में सर्वधर्म संभाव सिखाया जाता है? क्या मदरसों में भारत की संस्कृति सिखाई जाती है? क्या मदरसों में वंदे मातरम, भारत माता की जय सिखाया जाता है? क्या मदरसों में नारी तू नारायणी जननी जन्मभूमिश्च सिखाया जाता है? क्या मदरसों में सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता है? क्या मदरसों में भारत की परंपरा सिखाई जाती है? क्या मदरसों में भारत का असली इतिहास सिखाया जाता है? क्या मदरसे में भारत की जो तीज त्योहार है उनके बारे में सिखाया जाता है? क्या आखिर मदरसों में सिखाया क्या जाता है? इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक मदरसा बंद नहीं होगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं आएगा, तब तक ना अलगाववाद रुकेगा, ना कट्टरवाद रुकेगा, ना जिहाद रुकेगा, ना मजहबी उन्माद रुकेगा, ना पत्थरबाजी रुकेगी, ना धर्मांतरण रुकेगा और ना घुसपैठ रुकेगी। ये बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। ये जो आतंकवादी जो बम फोड़ते हैं ना, वो कम खतरा है हमारे लिए। बॉर्डर पे हमारी सेना है जो बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है, लेकिन जो भारत के अंदर चीजें पैदा हो रही हैं, जो नफरत सिखाई जा रही है, ये जो पाक नापाक की सोच सिखाई जा रही है। छोटा सा बच्चा है बेचारा, मदरसे में पढ़ने आता है 8-10 साल का, वहीं से उसको सिखा रहे हैं होली नहीं मनाना, दिवाली नहीं मनाना, ये नहीं मनाना, वो नहीं मनाना, ये पाक है, ये नापाक है, ये हराम है, ये हलाल है, ये करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, ये करोगे तो जन्नत में जाओगे। अरे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा माँ के पेट में ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना पारसी, ना ईसाई। अल्टीमेटली पैदा होने के बाद ही वो हिंदू बनता है, पैदा होने के बाद ही वो मुसलमान बनता है, पैदा होने के बाद ही ईसाई और पारसी बनता है, जिसको जैसी शिक्षा मिलती है। तो ये तो सोचना पड़ेगा कि गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे आतंकवादी क्यों नहीं होते, गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे पत्थरबाजी क्यों नहीं करते, गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे गला रेत रेत के क्यों नहीं मारते, गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे दूसरों को जो है घर क्यों नहीं जला देते, गुरुकुल के पढ़े हुए हत्या क्यों नहीं करते, बलात्कार क्यों नहीं करते, अपना पहचान छिपा के लफ्ज़-ए-हाथ क्यों नहीं करते, गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे ये काम क्यों नहीं करते। तो आप मानते हैं जो अलकायदा का कैंप मिला है, जो एमबीबीएस डॉक्टर उसको चला बहुत रहा था, सीरियस है। आप जरा सोचो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर अलकायदा का कैंप चला रहा होगा तो वो हॉस्पिटल में रह के कितने लोगों को उल्टी दवाइयां दिया होगा, कितने लोगों को गलत इंजेक्शन दिया होगा, कितने लोगों को गलत कैप्सूल दिया होगा, कितने लोगों को, जब उसको इतनी नफरत है तो ये भी जिहादी है एक तरीके से। एकदम जिहाद है, एकदम जिहाद है, मैं कह रहा हूं एकदम जिहाद है। और इसका समाधान एक ही है, कठोर कानून और भारतीय शिक्षा, शिक्षा का भारतीयकरण करना पड़ेगा और आपको कठोर दंड देना पड़ेगा। देखिए खौफ कैसे पैदा होता है। उदयपुर में कन्हैयालाल को जिसने मारा उसका वीडियो था ना, वीडियो था, आप वीडियो की जांच करा लेते, जो 2 पकड़े गए उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, इतने पर्याप्त है। फिर वो तारीख पे तारीख, गवाहों के बयान, ये सब सिस्टम नहीं चाहिए। ये जब तक ये जुडिशियल सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक ये रुकेगा नहीं। और सीधे उसको कन्हैयालाल की दुकान के सामने लाके दोनों को फांसी दे देते, तो जो पूरे एरिया में उदयपुर में खौफ पैदा हुआ था ना, वो खौफ खत्म हो जाता।
जैसे खाड़ी देशों में पब्लिकली जो फांसी देते हैं, या चाइना में जो देते हैं पब्लिकली फांसी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि जिस व्यक्ति ने जहां पे हत्या किया, जहां बम विस्फोट किया, उस एरिया में खौफ पैदा हो चुका है। वो खौफ तब निकलेगा जब उसको वहीं लाके वहीं उसका हाथ काटेंगे, वहीं उसका पैर काटेंगे, वहीं उसकी आंख फोड़ेंगे, वहीं उसका गला काटेंगे, तब जाके वो खौफ पैदा होगा। और इसीलिए देख लीजिए, आपको दुबई में, कुवैत में, अबू धाबी में न सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, न सरतन से जुदा होता है, न लैंड जिहाद है, कुछ भी नहीं होता। वहाँ आराम से, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, 15% हिंदू रहते हैं दुबई में, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत में 80% हिंदू रहते हैं, फिर भी सुरक्षित नहीं महसूस करते। ये अलकायदा, फलकायदा, मलकायदा, जितने भी हैं कैदा, आपने कभी सुना कि दुबई में कोई कायदा चल रहा हो, कुवैत में कोई कायदा चल रहा हो, बहरीन में कोई कायदा चल रहा हो? नहीं चलता। भारत में चल रहा है, कानून सड़ा हुआ है, शिक्षा सड़ी हुई है। ये शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा पेट के, माँ के पेट में ना कोई नफरत सीख के आता है, न माँ के पेट में जिहाद सीख के आता है, न माँ के पेट में पत्थरबाजी सीख के आता है। माँ के पेट में कुछ भी सीख के नहीं आता। ये जो कुछ सीखता है निकलने के बाद, या तो माँ बाप से सीखता है, या तो दोस्तों से सीखता है। सबसे ज़्यादा वो स्कूल में सीखता है। इसलिए मेरा ये मानना है, मदरसा बंद होना चाहिए, मैकाले स्कूल बंद होना चाहिए, मिशनरी स्कूल बंद होना चाहिए। भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, कम से कम 10वीं तक। उसका बड़ा फायदा ये होगा, जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा, आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी, ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म होगा। भाई, मजदूर और मालिक का बच्चा एक किताब पढ़ेगा तो प्रेम तो बढ़ेगा ना, भाईचारा तो बढ़ेगा। हिंदू मुसलमान का बच्चा एक किताब पढ़ेगा तो फिर वो नफरत नहीं आएगी। ये जो मतलब जो दुनिया भर की कहानियां सिखाई जा रही हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है। अश्विनी जी, इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने मुंबई का जिक्र किया था। एक खबर मेरे सामने आई आज कि पिछले 5 सालों में लगभग 1 लाख हिंदू लड़कियां गायब हो गई। फिर किसी केस में किसी शख्स की बेटी जब गायब हुई तो उसने PIL दाखिल कराई, और उसके बाद आंकड़ा निकल कर आया कि 5 साल में इतनी इतनी लड़कियां लापता हो गई। हिंदू लड़कियां थी सारी। कुछ बताएंगे उस बारे में अगर आपको जानकारी हो, और ये कितने बड़े लेवल पर हो रहा है? मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। चीफ जस्टिस वहाँ पे हैं। चीफ जस्टिस की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते के अंदर उसको दोबारा मांगा गया है। उसमें एक व्यक्ति की बेटी गायब हो गई तो उनको लगा सामान्य बात है, बहुत परेशान हो गई। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला तो कुछ दिन बाद उनकी बेटी कन्वर्ट होकर ऑलरेडी मुस्लिम बन चुकी थी। उन्होंने और काम किया, आसपास पता करना शुरू किया, तो RTI फाइल किया तो पता चला पिछले 5 साल में 1 लाख बेटियां गायब हुई। और सबसे खास बात थी, ये सारी की सारी हिंदू बेटियां थी। ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी, वैश्य थी, दलित थी, पवार थी, मराठा थी, लेकिन वो सारी की सारी हिंदू। तब उन्होंने वो पिटीशन फाइल किया है। इसके पहले एक बड़ी घटना हुई थी। ये तो 1 लाख लड़कियों की हो गई। एक और मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उसमें क्या हुआ था, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन 5 राज्यों के आदिवासियों के बच्चे गायब होते थे, ट्राइबल्स के बच्चे गायब होते थे। अच्छा, बेचारे आदिवासी, उनको ज़्यादा पुलिस स्टेशन नहीं पता, उनको पुलिस नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर भी वो शिकायत करते थे। और पुलिस भी ऐसी है कि बड़े लोगों का केस तो फट से FIR भी कर लेती है, जांच भी शुरू कर देती है। वो ट्राइबल थे, आदिवासी थे, वो भी रो पीट के घर में बैठ जाते थे। ऐसे होते होते 60,000 बच्चे गायब हो गए यहाँ से। और वो 60,000 के 60,000 बच्चे ले कहाँ गए? उनको पहुंचाया गया केरल के यतीम खानों में रखा गया। उन बच्चों को कन्वर्ट किया गया। फिर केरल के एक मिस्टर राजेंद्र हैं, एडवोकेट हैं, उनको जब पता चला कि मतलब नॉर्थ इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, 5 राज्यों के हिंदू बच्चे आ रहे हैं और उनको यहाँ लाया जा रहा है, उनका खतना किया जा रहा है, उनको तालीम की जा रही है, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने PIL फाइल किया। जस्टिस अशोक भूषण उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उन्होंने CBI जांच का ऑर्डर दिया। CBI जांच से इतने बौखला गए कि CBI जांच का विरोध करने के लिए वो लोग केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में आकर चैलेंज कर दिया। अच्छा, केवल मौलवी मौलाना ही उस CBI जांच का विरोध नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी आश्चर्य कि केरल की सरकार विरोध कर रही थी। केरल की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट आई, बोली नहीं CBI जांच नहीं, हमारी पुलिस जांच करेगी, CBI जांच की जरूरत नहीं है। 60,000 बच्चे। तो भारत में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों को किडनैप किया जाता है। भारत में कन्वर्ट करने के लिए लड़कियों को फंसाया जाता है, गायब किया जाता है। 1 लाख लड़की, आप सोचो, 5 साल में 1 लाख बेटियां गायब हो गई और इसकी कहीं चर्चा भी नहीं है। इसकी कोई चर्चा भी नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूं कि हमारी विधायिका पूरी तरीके से फेल हो चुकी है।
हमारी कार्यपालिका पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, हमारी न्यायपालिका पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और दुर्भाग्यवश भारत की खबर पालिका भी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में ऐसे फालतू की ब्रेकिंग न्यूज बनाते रहेंगे, बकवास बकवास ब्रेकिंग न्यूज बनाते रहेंगे, और इतनी बड़ी खबर। और अभी पिछले हफ्ते की बात, अभी एक ही 2 दिन पुरानी बात है, जब मुंबई हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई कुछ भी हुआ ही नहीं। मैं फिर से वही बात, हर कहते नहीं हर समस्या का, ये जो समस्या है ये लाइलाज नहीं है। ये जो किडनैपिंग हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, जो अलग अलग तरीके से पहचान छिपा के सब काम खेल हो रहा है, लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ट्रैप किया जा रहा है, ये न तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, न तो लाइलाज समस्या है। हमारा कानून सड़ चुका है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है। पुलिस सत्ता की गुलाम है, और सत्ता की गुलाम इसलिए क्योंकि गुलामी वाला कानून चल रहा है। न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है क्योंकि अंग्रेजों वाली चल रही है। हमें भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। अभी पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है, हमें एक नया कानून बना के पुलिस को जनता की सेवा के लिए बनाना पड़ेगा। पुलिस को, डिपार्टमेंट को वेतन भत्ता मिलता है वो जनता की सेवा के लिए, अपराध खत्म करने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, लेकिन वो करती क्या है, वो सत्ता के इशारे पर नाचती है। हमारी न्यायपालिका में न्याय नहीं हो रहा है, वहां पे न्यायपालिका का खौफ नहीं पैदा हो रहा। क्यों? क्योंकि अजमेर कांड हुआ 1990, 91, 92 में, 32 साल के बाद सजा हो रही है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी सड़ी हुई सिस्टम है। कह तो रहा हूं, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुकी है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वही गुलामी वाला चल रहा है। 1926 में अंग्रेजों ने सीबीएसई बोर्ड खोला था, आज तक वो सीबीएसई बोर्ड चल रहा है। आज तक वही मैकाले का सिलेबस, वही मिशनरियों वाला सिलेबस, वही मदरसे वाला सिलेबस। भारत का सिलेबस आया नहीं, हमने शिक्षा का भारतीकरण किया नहीं। वही गुलामी वाला इतिहास, वही गुलामी की संस्कृति, वही गुलामी की परंपराएं। तो ये जो हुआ है ना, इससे अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। नहीं तो मैं जैसे कहता हूं, भारत से, पाकिस्तान से गायब हो गए, अफगानिस्तान से गायब हो गए, बांग्लादेश से गायब होने वाले हैं, भारत के 9 राज्यों से गायब हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में गायब हो चुके हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसील में गायब हो चुके हैं। अभी भी नहीं जागे। समाज को भी जागना पड़ेगा, सरकार को भी जागना पड़ेगा, सांसदों को भी जगाना पड़ेगा। मैं तो जनता से निवेदन करता हूं, अपने अपने सांसद को पकड़ो, अपने विधायक को पकड़ो। एक संडे को सांसद को घेरो, एक संडे को विधायक को घेरो, और उससे पूछो ये समस्या जो भारत में है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है, ये समस्या जो है तुम्हारे दुबई में क्यों नहीं है, ये समस्या कुवैत में क्यों, ये समस्या भारत में क्यों है। जब तक जनता सीधे उठ के खड़े होके सांसदों विधायकों सवाल करना नहीं शुरू करे। अभी क्या हो रहा है, सांसद जी मिल गए, फोटो खिंचवा लिया, हा करके फोटो खिंचवा लिया, मौज मस्ती कर लिया, चाय पी लिया, और आगे कड़वी बात उनसे बोली नहीं रहे, सच्चाई उनको बता ही नहीं रहे। और जब सिर पर पड़ती है तो भी नहीं पूछ रहे अश्वनी जी, तब भी पलायन कर जा रहे हैं। हाँ। झारखंड का मामला आपको याद होगा, 40 हिंदू परिवारों ने पलायन कर लिया। बरेली से ऐसी एक खबर सामने आई थी, हिंदू परिवार पलायन अभी भी कर रहे हैं, जबकि पलायन तो अब खत्म हो जाना चाहिए। देखिए नम्रता जी, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। तो चाहे झारखंड हो या उत्तर प्रदेश, चाहे असम हो या बंगाल, तमिलनाडु, जो भी है, डॉक्टर बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, सरकार बदल रही है, डीएम कलेक्टर बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, लेकिन न पुलिस व्यवस्था बदल रही है, न प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, न न्यायिक व्यवस्था बदल रही है। मैं तो पूछ रहा हूं कि जब कोई मुकदमा होता है तो उसमें इतने गवाहों के बयान की जरूरत क्या है? 300 गवाह, 400 गवाह। अरे भैया, उस व्यक्ति को पकड़ो, 3 तरीके का टेस्ट करो, एक होता है नार्को टेस्ट, एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, एक होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। तीनों टेस्ट कर लो। अगर तीनों टेस्ट में वो एक ही बात बोल रहा है तो फिर किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है, सीधे उठा के टांग दो। जो झारखंड में डेमोग्राफी बदली है, घुसपैठियों के कारण बदली है। जो बरेली में हो रहा है, घुसपैठियों के कारण है। हाँ, हालांकि थोड़ा समाज की भी कमी है। समाज भी एक तो संगठित नहीं है, समाज अपना शौर्य भूल चुका है। घर में 1-1 लाख रुपए का मोबाइल फोन है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए कुछ भी नहीं। घर में 5 आदमी है तो 5 मोबाइल फोन है, पांचों की कीमत कम से कम 2 लाख रुपए है, लेकिन घर में एक सोंटा भी नहीं, घर में एक छड़ी भी नहीं। अरे बाकी सब छोड़ दो, हनुमान जी की पूजा करते हैं फिर भी गदा नहीं रखते, परशुराम जी की पूजा करते हैं फिर भी फरसा नहीं रखते, शंकर जी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे शंकर जी की, एक त्रिशूल नहीं रखते घर में। ये सब रख सकते हैं घर में? हाँ, दुर्गा जी की पूजा करते हैं फिर भी तलवार नहीं रखते। तलवार रख सकते हैं? अरे भैया, संविधान का फंडामेंटल राइट है। संविधान कहता है
आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, और ये हमारी परंपरा रही है। ये गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा भूल गए, नहीं तो गुलामी से पहले शिवरात्रि पे जो शिव बारात निकलती थी वो त्रिशूल लेके निकलती थी। दुर्गा जी पे दोनों नवरात्र में जो शोभा यात्रा निकलती थी वो तलवार के साथ निकलती थी। हनुमान जयंती के दिन सब बड़े बूढ़े बच्चे सब गदा ले लेके निकलते थे। अब नहीं दिखता ये अब सब। कोई दिखता ही नहीं है। अब तो मोबाइल दिख रहा है, सुबह उठते ही व्हाट्सएप शुरू देखना शुरू, सुबह उठते न योग कर रहे हैं, न प्राणायाम कर रहे हैं, न शीर्षासन कर रहे हैं, न सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, न दंड बैठक कर रहे हैं, शारीरिक रूप से न मजबूत कर रहे हैं। जब शारीरिक रूप से मजबूत नहीं तो मानसिक रूप से कहां से मजबूत हो जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक केवल चैटिंग हो रही है और ऑनलाइन गेम खेला जा रहा है। तो ये पलायन के लिए समाज भी बहुत जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि समाज तो ऐसे दुबई में भी है, तो दुबई वाला हिंदू क्यों नहीं पलायन करता? वहां तो 15% है। भारत में 80 हिंदू 80% है, फिर भी पलायन करता है। दुबई में 15% है, फिर पलायन क्यों नहीं करता? ये सवाल है, क्यों नहीं पलायन करता? कोई पलायन करवा देगा ना। दुबई का कानून ऐसा है, सीधे 15 दिन के अंदर उसको उठा के, चेन स्नेचिंग किया तो जिस हाथ से चैन खींचा है वो हाथ काट देंगे। मोबाइल छीना तो जिस हाथ से मोबाइल छीना है ना, उंगली काट देंगे। किसी लड़की को अगर अभद्र कुछ आंखों से किया, आंख फोड़ देंगे। तो ये जो कानून का खौफ, समाज का संगठित होना भी जरूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है सठे साठ्यम समाचरित, भय बिन होए न प्रीत, उस सिद्धांत को भी अपनाना पड़ेगा। और वैसे भी मान लीजिए किसी बगीचे में एक आम है, एक बबूल है, ठीक है। अब माली का क्या काम है? आम को सींचना, आम को पानी देना, आम को खाद देना, आम की रखवाली करते रहना, आम को कोई जानवर आके न खा जाए उसको देखते रहना। और माली का यह भी काम है, अगर आम के बगल में कोई बबूल आ जाए, बबूल का पेड़ उग जाए, उसको उखाड़ के फेंक देना। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आम और बबूल एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपने बबूल को नहीं उखाड़ा तो कुछ दिन के बाद आम अपने आप सूख जाएगा, आम पलायन कर जाएगा। तो ये माली की ड्यूटी है कि वो बबूल को शुरुआत में उखाड़ के फेंके। लेकिन माली क्या कह रहा है? आम तुम बबूल से लड़ो। अरे भैया, माली का काम आम को ये कहना, आम को नहीं, तुम जाग जाओ जाग जाओ, बबूल तुम्हारे बगल में पैदा हो गया, बबूल से लड़ो। आम अगर बबूल से लड़ेगा, उसके पत्ते भी फट जाएंगे, उसके फल भी खराब हो जाएंगे, बबूल का कुछ नहीं होगा, उसके कांटों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो कांटा देता है। और फिर बाद में अगर आप बबूल को उखाड़ोगे, आम बेकार हो चुका है। आम बेकार हो चुका है, फायदा क्या है? जब आम सूख गया, फिर बबूल को उखाड़ो ना उखाड़ो, क्या फर्क पड़ता है? बबूल को पड़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे जो माली है ना, वो यही काम कर रहे हैं, आम को जगा रहे हैं। उठो, जागो 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 आम जागो, तुम्हारे बगल में बबूल पैदा हुआ, जागो आम जागो, तुम्हारे बगल में। बबूल को उखाड़ नहीं रहे, बबूल को सुखा नहीं रहे। चाणक्य कहते थे, जो एक उनके बगल में था, उसको कहते थे ऐसी कोई समस्या उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। न गुलामी का नाम शिक्षा व्यवस्था बदल रहे हैं, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदल रहे हैं, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल रहे हैं, न गुलामी की, मतलब जो गुलामी की व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगी ना, तब तक आम सूखेगा, बबूल पैदा होता रहेगा। एक चर्चा बंगाल पे बनती है। बंगाल पे इसलिए क्योंकि बीजेपी नेताओं की तरफ से बंगाल बंद बुलाया गया। ममता बनर्जी ने धमका दिया सबको कि अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो मैं नौकरी, मतलब शक्ल पहचान पहचान के, चुन चुन के नौकरियां उनसे छीन ली जाएंगी। लेकिन वो डर जो कभी ममता बनर्जी को लेकर हुआ करता था या टीएमसी के सो कॉल्ड नेताओं को लेकर हुआ करता था, वो लोगों में आज नहीं दिख रहा। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मतलब आप देखिए ना, उनके ऊपर किस किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, लेकिन लोग अड़े हुए हैं। तिरंगा लेकर लोग खड़े हुए हैं, बुजुर्ग हों, स्टूडेंट्स हों, डॉक्टर्स हों, सब व्यापारी वर्ग हो, हर कोई खड़ा है। क्या मान लिया जाए कि बंगाल में अब परिवर्तन की लहर चल पड़ी है? बंगाल में अब परिवर्तन होगा, 100% होगा। बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को चकनाचूर कर दिया है। और दुर्भाग्य आप देखिए, तथाकथित इंडी अलायंस जो संविधान बचाओ गाते रहते हैं, वो बंगाल के मामले में चुप है। हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, राजनीतिक रूप से जो विरोधी हैं उनके ऊपर बम फेंका जा रहा है, उनके घरों को जलाया जाता है। क्या क्या इलेक्शन के बाद क्या क्या होता है सबको पता है। आधी खबरें आती, आधी खबरें तो आ ही नहीं पाती, दब जाती। संदेश खाली में क्या हुआ था। आज तक ममता बनर्जी जी ने कभी घुसपैठियों के ऊपर पानी की बौछार नहीं मारी, कभी घुसपैठियों को भगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उल्टा कहती हैं कि हम घुसपैठियों को हम यहां रखेंगे, ये बोलती हैं। मतलब हद हो गई भाई, एकदम सत्ता की खातिर, वोट की खातिर कुछ भी आप करोगे। ये समाज को समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता तो आएगी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन एक बार अगर हिंदू वहां से पलायन कर गया
फिर बंगाल को बचा पाना मुश्किल है। और ईस्ट बंगाल में क्या हो रहा है बांग्लादेश में सबके सामने है। ईस्ट बंगाल वालों ने कभी सोचा नहीं था। पाकिस्तान जो बांग्लादेश की स्थिति है उसके लिए बहुत हद तक पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं। वोट बैंक तुष्टीकरण के कारण लगातार वहां घुसपैठ को बसाया गया, घुसपैठियों को बसाया गया। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बॉर्डर के जितने जिले उनकी कंप्लीट डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। चाहे ज्योति बसु हो, चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य हो, जो उन्होंने बीज बोया था वो फसल पूरी तैयार हो चुकी है। कांग्रेस ने कभी उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं किया। कायदे से बंगाल में कई बार ऐसी चीजें हुई जब वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। वो ज्योति बसु के टाइम पे भी हुआ, बुद्धदेव भट्टाचार्य के भी टाइम पे हुआ, और ममता बनर्जी के भी टाइम पे हुआ। कई बार ऐसा हुआ जहां संविधान कहता है आर्टिकल 356 लगाओ। आर्टिकल 356 लगाना छोड़िए, आर्टिकल 355 भी नहीं लगाया। कभी बंगाल की सरकार से बाकायदा रिटर्न में जवाब भी नहीं मांगा गया कि ये क्या हो रहा है, बताओ क्यों चल रहा है। बंगाल की स्थिति बड़ी खतरनाक है। बंगाल को बचाने के लिए केवल बंगालियों को सामने नहीं आना चाहिए, बल्कि पूरे देश को सामने आना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्लान्ड वे में वहां पे पूरा खेल चल रहा है और जैसा खौफ पैदा कर दिया गया है वहां लोगों के बारे में, वो बहुत ही मतलब फ्यूचर अच्छा नहीं है। 5 साल के बाद अगर बंगाल में तत्काल बदलाव नहीं हुआ, बंगाल में सत्ता परिवर्तन तत्काल नहीं हुआ, बंगाल में सत्ता परिवर्तन ज्यादा जरूरी, व्यवस्था परिवर्तन। बंगाल में अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो बंगाल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत, मैं तो बंगाल जाता रहता हूं, वहां की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। अरे ऐसी स्थिति हो गई है कि सड़क पे लोग शोरूम के हैं, सबकी दुकानें हैं, और उनके सामने लोग ठेला लगा खड़े हो जाते हैं। बेचारे शोरूम वालों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती सामने वाले ठेले को हटा दे। बंगाल में मैंने खुद जाके कलकत्ता में देखा कि बहुत सारे ऐसी मार्केट हैं कि उनके शोरूम पीछे हो चुके हैं, उनके सामने एक और लाइन दुकानों की हो गई है, ठेला लगा लगा के, और पीछे उनके सोने की चांदी की दुकान है, उनके कपड़े की दुकान है, उनकी मतलब होलसेल की दुकान है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि सामने वालों को हटा दे। वो सामने वाले कौन है ये सब जानते हैं। किसका संरक्षण पता है? पहले ज्योति बसु का संरक्षण था, आज की डेट में मतलब वो सत्ता के लाडले हैं। सत्ता के लाडले क्यों हैं? इलेक्शन के टाइम में 20-20 वोट डालते हैं, इलेक्शन टाइम में हंगामा करते हैं, विरोधियों को वोटिंग नहीं करने देते। कुल मिला के वहां अराजकता ये जो चल रही है ना, इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। और वहां चल क्यों रही इसको आप समझिए। मान लीजिए मेरे घर में हम दो, हमारे 2 बच्चे, 4 आदमी। मेरे पड़ोस में हम 2, हमारे 20-22 लोग हैं। अब जिस पार्टी को वोट चाहिए और उसको तय करना है कि वो हमसे वोट मांगेगा कि हमसे पड़ोसी से मांगेगा। हम अगर कहते हैं भैया तो हमारी वोट ले लो, हमारी पड़ोसी की वोट ले लो, किसके पास जाएगा वोट? पड़ोसी के पास। पड़ोसी के पास जाएगा। उसके पास 22 वोट है, हमारे पास तो 4 वोट है, 4 वोट क्यों मांगेगा? 22 वोट के पास जाएगा। तो वहां पे बड़े प्लान्ड वे में जनसंख्या विस्फोट करके जो वहां की डेमोग्राफी बदली गई, घुसपैठियों को बसा बसा के डेमोग्राफी बदली गई। अपने ऐसा उन्होंने सिस्टम बैठा रखा है कि आपकी 1/3 विधानसभा तो मतलब पहले से ही फिक्स हो चुकी है कि वहां रिजल्ट क्या आएगा। 1/3 लोकसभा की सीटों पे पहले से परिणाम तय है कि वहां पे कौन जीतेगा। वहां पे वहां का लोकल चाहे जीते चाहे ना जीते, यूसुफ पठान बिहार गुजरात से जाके जीत सकते हैं क्योंकि वो टीएमसी के टिकट पर। टीएमसी। वहां के अजय रंजन चौधरी हार जाते हैं जो इतने साल से वहां पे जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बाहर से यूसुफ पठान आके जीत जाते हैं। तो इसको आप समझिए कि पूरी तरीके से ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल अपना लगभग अराजकता की तरफ है और सरकार इसको नहीं रोकी। जनता ने एक दोबारा फिर से जातियों में बटी रही है। जनता एक जागरूक हो कि अगर उसने अपना कुछ मत नहीं दिया तो बंगाल को बचा पाना बहुत मुश्किल है। एक आखिरी सवाल कंगना रनौत को लेकर। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में 2-3 चीजों का जिक्र किया और उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान जो सबसे बड़े मसीहा के तौर पर किसान नेताओं के उभरे वो राकेश टिकैत थे। उनका भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी लाल किले के बजाय अगर संसद की तरफ कूच हो जाता। तो अभी 6-7 दिन पुराना उनका ये बयान है जिसको लेकर वो काफी ट्रोल भी हुए। अब कंगना के बयान में कंगना कहती हैं कि वो रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं या मार के टांग दिया जैसे शब्दों का, वो बड़े चुने हुए शब्दों में अपना बयान दे रही हैं, लेकिन उसके ऊपर ट्रोल हो रही हैं। बीजेपी ने उनसे दूरी बना ली है। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि कंगना जी का इंटरव्यू मैंने देखा नहीं है। तो जब देखा नहीं है तो उन्होंने सही कहा कि गलत कहा, ना मैंने उसको देखा ना सुना, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं।
लेकिन किसान आंदोलन के समय जो 6 महीने 8 महीने इतना लंबा किसान आंदोलन चला है, अल्टीमेटली यूपी के बॉर्डर, जो गाजियाबाद वाला बॉर्डर है, यहाँ तो आप भी गुजरती होगी, हम भी गुजरते थे, हमने भी वहाँ देखा क्या होता था। कैसे इतनी दूर तक पूरी मेन हाईवे पे 16 लेन का हाईवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे, उस पे पूरे परमानेंट स्ट्रक्चर बन गए थे, पूरे वहाँ पे बकायदा एसी लग गए थे, वहाँ पे टॉयलेट बना दी गई थी, सब कुछ बना दिया गया था। और लाल किले पे क्या हुआ था ये तो पूरे मीडिया ने दिखाया था, लाल किले पे कैसे हंगामा हुआ था। एक दलित को जो मारा गया था, इसको भी मीडिया ने दिखाया था, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला था कि उसको मारा, उसको टांग दिया, वो चिल्लाता रहा मेरी जान ले लो मेरी जान ले लो, फिर भी उसको नहीं मारा गया, उसको तड़पा तड़पा के इंतजार किया गया। तो ये जो अराजकता हुई थी ये जग जाहिर है, इस पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे नेताओं के उस पर बयान है, इंग्लिश मीडिया हिंदी मीडिया सारे अखबारों में इस पर खबर चल चुकी है। तो किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन नहीं था, उसका नाम था भले किसान आंदोलन, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी भारत के खिलाफ। अदरवाइज जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के समय पे लाल किले पे हमला कर देना, ट्रैक्टर घुमाना, मार्च करना, ये करना वो करना, वो कहीं से किसान आंदोलन नहीं लग रहा था। अगर उसकी ढंग से जांच हो तो पता चलेगा कि उसमें फंडिंग भी बाहर से आ रही थी। मेरी एक पीआईएल चल रही यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की, जिसमें मैंने कहा है कि 50,000 करोड़ की फंडिंग हर साल आती है भारत में, और आरबीआई को इसकी भनक नहीं है, वित्त मंत्रालय को इसकी भनक नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे आप बैंकिंग में ट्रांजैक्शन करती है ना, तो एक होता है आरटीजीएस, एक होता है एनईएफटी। ये आरटीजीएस एनईएफटी डोमेस्टिक टूल है कि भारत के अंदर अगर आप पैसा भेजेंगे तो या तो आपको आरटीजीएस यूज करना पड़ेगा या एनईएफटी यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर विदेश से पैसा आ रहा है तो उसमें लिखा होना चाहिए आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। विदेशी बैंकें, एचएसबीसी, वेस्टर्न यूनियन, अमेरिकन एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारी बैंकें, वो बाहर का पैसा यहां ट्रांसफर करवाती हैं और उसमें आईएमटी नहीं लिखती हैं, आरटीजीएस या एनईएफटी लिख देती हैं। तो आरबीआई का सॉफ्टवेयर सोचता है तो भारत के अंदर घूम रहा है, क्यों? क्योंकि कोड आईएमटी डाला नहीं भाई। सॉफ्टवेयर, ये मैनुअल तो होता नहीं, सब कुछ तो सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। सॉफ्टवेयर उसको फिल्टर करके देखता है, पैसा भले आ रहा है बाहर का, लेकिन एक्चुअल में वो उसको डोमेस्टिक मान लेता है। और ऐसा नहीं, 50,000 करोड़ की फंडिंग चल रही है। आप कभी गूगल करिएगा, मेरी पीआईएल है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, अश्विनी उपाध्याय करके आपको मिलेगी डिटेल इस पे। एफसीआरए जो बना था, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए या तो देश को लूटने के लिए बनाए या तो देश को बांटने के लिए बनाए। ऐसे कांग्रेस ने जितने कानून बनाए या तो देश को लूटने के लिए बनाया या बांटने के लिए बनाया या अराजकता फैलाने के लिए बनाया। 2010 में जब कांग्रेस को समझ में आ गया कि 2014 में उसको सरकार नहीं बनने वाली है, तो उसने क्या काम किया, एक कानून बनाया एफसीआरए। उद्देश्य क्या था कि जितने पालतू उसके नेता हैं कांग्रेस के, जितने पालतू उसके अभिनेता हैं, जितने पालतू पत्रकार हैं, जितने पालतू कलमकार हैं, जितने पालतू कांग्रेस के लेखक हैं, जितने कांग्रेस के पालतू बुद्धिजीवी हैं जो उसके लिए नैरेटिव क्रिएट करते हैं, या जितने माओवादी हैं, नक्सली हैं, अलगाववादी हैं, कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, उन्मादी हैं, जो तथाकथित किसान फर्जी, जितने फर्जी वाले लोग हैं, चाहे वो फर्जी किसान नेता हो, चाहे फर्जी मजदूर नेता हो, या फर्जी जो भी है, इन सबको प्रॉपर फंडिंग आती रही विदेशों से। उसके लिए ही 2010 में एफसीआरए बनाया उन्होंने, और उसके बाद ये विदेशों से फंडिंग आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक एफसीआरए कानून खत्म नहीं होगा, विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक भारत विरोधी गतिविधियां कम नहीं होंगी। जो आंदोलन हुआ था, या और भी ऐसे तरह तरह के आंदोलन होते हैं, चाहे वो सीए वाला आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन होते हैं सब में कुछ भी फ्री में नहीं होता, सबकी फंडिंग आती है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है, वेस्ट कंट्रीज से एफसीआरए के जरिए आती है, और तीसरा उन्होंने रास्ता निकाल दिया, बैंक के जरिए बकायदा दे रहे हैं, एनजीओ को फंडिंग करा रहे हैं। तो ये फंडिंग को सरकार जब तक नहीं रोकेगी, अराजकता नहीं रोकेगी। कंगना जी ने क्या बोला मेरे को नहीं पता, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि 10 साल से, जब से बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, तब से भारत में भारत विरोधी कार्य के लिए, बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कांग्रेस की सरकार को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। वो यूट्यूबर्स को भी फंडिंग जा रही है, वो बढ़िया बढ़िया यूट्यूब बनाते रहते हैं, नेताओं को भी जा रही है, लेखकों को भी जा रही है, वामपंथियों को भी जा रही है, माओवादियों को भी जा रही है। भारत को बर्बाद करने के लिए फंडिंग अभी तक रुकी नहीं है। उसका मेन कारण यही है, एफसीआरए खत्म नहीं हुआ,
यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं हुआ, हवाला के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना, जो ड्रग स्मगलिंग का बहुत बड़ा पैसा आ रहा है वो भी अभी तक चल रहा है। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिन पर देखिए अश्वनी जी थोड़े थोड़े कोई कमेंट्स में लिख देता है या फिर थोड़े थोड़े पोस्ट कर देता है, लेकिन डीपली इन पर कभी चर्चा नहीं करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मुझे लगता है 1-1.25 घंटे का ये पॉडकास्ट हुआ होगा जिसमें हमने कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। इसमें जो बातें अश्वनी उपाध्याय ने की वो आपके दिमाग में गई होंगी, आपने समझी होंगी और ये भी समझा होगा कि देश किस मुहायने पर खड़ा है और कहां उसको अब हम सबको बतौर नागरिक लेकर जाना है। एक सवाल हमसे लोग बार बार पूछते रहते हैं, मैं कह देता हूं। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने बता तो दिया, हम क्या करें, जनता क्या करे। तो आज मैं उसका नारा बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आम जनता संडे में, मैं कह रहा हूं महीने में एक दिन अपने सांसद को घेरना शुरू कर दे, अपने विधायक को घेरना शुरू कर दे और जाके बताए। अल्टीमेटली हमने इतनी देर चर्चा किया, जनता को, आप जो हमारे ऑडियंस है उनको पता चल गया है कि खतरा क्या क्या है, लेकिन इस खतरे का इलाज मेरे पास नहीं है। खतरे का इलाज सांसद को करना पड़ेगा, विधायक को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। या तो कानून खत्म करना पड़ेगा या तो कानून बनाना पड़ेगा। वो हम नहीं कर सकते। हम पीआईएल के माध्यम से जो कुछ कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कोड हो, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड हो, ऐसी मेरी 200 पीआईएल चल रही है। हम जगा ही सकते हैं और जगाने के लिए भी हम कर रहे हैं। 2022 में मैं 90 जिलों में गया, 2023 में 115 जिलों में गया, 2024 में अब तक 71 जिलों में जा चुका हूं। 300 जिले अब तक हमने कवर कर लिया है। लक्ष्य है कि 2025 तक हमारे 500 जिले हो जाए। तो मैं जगा सकता हूं, लेकिन जो ऑडियंस है ना, इनको घर से निकलना पड़ेगा। आपको वीडियो भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हमारी आपकी जो अभी ये बातचीत हो रही है नम्रता जी के साथ, इसको अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम पे डालिए, अपने जहां जहां सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं वहां डालिए। इसके साथ महीने में कम से कम एक दिन, जैसे परिवार के साथ छुट्टी बनाने के लिए आप समय निकालते हैं, शादी विवाह के लिए समय निकालते हैं, एक दिन अपने सांसद विधायक को पकड़ना जरूर शुरू करिए। तो देखा आपने, अश्वनी उपाध्याय कानून के जानकार तो हैं ही, किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, और दूसरी बात एंकरिंग भी कर दी, क्लोजिंग कर दी कि आप अपना फीडबैक तो दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जोक सपाट, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो आपके मन में सवाल हो अश्वनी जी को लेकर वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। अगली बार उनको लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।